मीलों चल के मीलों से आया रूस का कोई पुश्किन है, मेरी खातिर मॉस्को छोड़ा, इश्क में ये भी मुमकिन है। गुलजार मॉस्को को याद करते हैं तो पुश्किन का जिक्र आना लाजमी है। पूरा नाम अलेक्जेंडर पुश्किन, रूस के सर्वकालीन महान कवि और लेखक। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उन्होंने रूसी राष्ट्रवाद के विचार पर एक सवाल पूछा। क्या सभी स्लाविक धाराएं रूसी समंदर में नहीं मिल जानी चाहिए? यह सवाल था। कुछ शब्दों के हेरफेर के साथ साल 2022 में दोबारा यही सवाल पूछा जा रहा है। यूक्रेन में आगे बढ़ते हुए पुतिन के रियर व्यू मिरर में दो माइलस्टोन्स हैं, कीवन रूस और पेरियास्लाव की संधि। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको इनके बारे में बता दिया है। जो हमारी खास सीरीज चल रही है उनके पिछले 2 एपिसोड्स की बात कर रहा हूं। इन्हीं 2 कथानकों के आधार पर रूस और यूक्रेन के ऐतिहासिक रूप से एक होने की कहानी गढ़ी जाती है। इस कथा के वाचन में जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है उसी में छुपा है इस कॉन्फ्लिक्ट का मूल मंत्र, भाषा, जिसका दुनिया के सभी बड़े संघर्षों में बड़ा स्थान रहा। रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी भाषा का एक बड़ा रोल है और इस रोल को समझने के लिए कहना ना होगा, हमें चलना होगा इतिहास में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे रूस और यूक्रेन के इतिहास के बारे में, ताकि तस्वीर कुछ साफ हो कि वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध में झगड़े की जड़ क्या है और इस संघर्ष की शुरुआत होती कहां से है। साल 2015 की बात है। तब अचानक यूक्रेन के यूट्यूब पर कुछ वीडियो दिखाई देने लगे। स्विच टू यूक्रेनियन नाम से ये वीडियोस बने हुए थे। सिर्फ चंद हजार लोगों ने इन्हें देखा, लेकिन फिर भी इनको लेकर अखबारों में खबरें बनी, क्योंकि इन वीडियो के व्यूज में आधे से ज्यादा क्रेमलिन से आए थे। कहने का तात्पर्य ये कि रूस की इन वीडियोस पर खास नजर थी। क्रेमलिन रूसी सरकार जहां से चलती है, रूपक है उसका। ऐसा क्या था इन वीडियोस में? एक अपील थी। चंद यूक्रेनियन वॉलंटियर अपने देशवासियों से कह रहे थे, स्विच टू यूक्रेनियन। आगे वीडियो में कहा जाता है, जहां जहां रूसी भाषा बोली जाएगी वहां वहां रूस का इंटरेस्ट सधेगा। अगर हम उनकी भाषा बोलेंगे तो उन्हें बहाना मिलेगा और वो हमें आज़ाद कराने के नाम पर अपने ट्रूप्स लेकर पहुंच जाएंगे और हमें अपने में मिलाकर ही दम लेंगे। इस घटना का खास महत्व इसलिए था क्योंकि यूक्रेन की सिविल सोसाइटी में प्रतिरोध के स्वर उठ रहे थे रूस के खिलाफ। उन्हें समझ आ रहा था कि जो स्क्रिप्ट क्रीमिया में खेली गई है वो बाकी यूक्रेन में भी दोहराई जा सकती है। डर था, अब सच हो रहा है। अपने रेजिस्टेंस के लिए ये लोग भाषा को हथियार बनाने जा रहे थे। यूक्रेन में मुख्य रूप से 3 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग आधे लोग रशियन बोलते हैं, रूसी भाषा, और आधे यूक्रेनियन। और इन्हीं दोनों ग्रुप्स में ओवरलैप होती है तीसरी भाषा, सर्जियक। ये रूसी और यूक्रेनियन भाषा का मिला जुला रूप है। रूस और यूक्रेनियन दोनों स्लाविक परिवार की भाषाएं हैं। दोनों की शुरुआत कीवन रूस के ज़माने में हुई, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन का अधिग्रहण कर लिया तो रूस की ज़ारशाही के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हुई। यूक्रेन में भाषाई अस्मिता को लेकर विद्रोह पनपने लगा और जितना भाषा की पहचान हावी होती गई उतना ही इस बात को बल मिला कि रूस और यूक्रेन 2 अलग अलग पहचान हैं, एक नहीं है। जनवरी 1845 में यूक्रेन में एक सोसाइटी का गठन हुआ जिसका नाम था द ब्रदरहुड ऑफ सेंट्स सिरिल एंड मेथोडियस। इस सोसाइटी का उद्देश्य था यूक्रेनियन ब्रदरहुड की भावना का प्रसार करना। ये लोग यूक्रेन की आज़ादी की मांग तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर कहते थे कि रूस एक फेडरेशन हो जहां सभी स्लाविक स्टेट्स को एक समान दर्जा मिल जाए, बजाय कि रूस सब पर आधिपत्य जताए। ब्रदरहुड ऑफ सेंट सिरिल सोसाइटी अपनी मांग में उतनी उग्र नहीं थी, लेकिन इनका रिश्ता था एक क्रांतिकारी कवि से, टॉरस शेवकेंको। शेवकेंको साफ तौर पर यूक्रेन की आज़ादी की मांग करते थे। इसीलिए जब उनका लिखा साहित्य सोसाइटी के सदस्यों के पास गया तो सभी सदस्यों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या साइबेरिया भेज दिया गया। मार्च 1847 में सरकार ने सोसाइटी पर बैन भी लगाया। सोसाइटी तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ ही सालों में उनके काम का असर दिखना शुरू हुआ। सोसाइटी के संस्थापक निकोलाई कोस्टोमारोव ईस्ट स्लाविक लोक कथाओं के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। उन्होंने पहली बार 2 रूस का आइडिया दिया था, जिसके अनुसार रूस के लोग एक ना होकर 2 प्रकार के थे। पहले वो जो कीव से आते थे, दक्षिण रशियन लोग, और दूसरे नोवोगोर्दियन रूसी, जिन्हें उन्होंने उत्तरी रशियन नाम दिया था। कोस्टोमारोव ने दक्षिण रशियन लोगों के लोकगीतों और उनकी कथाओं के बारे में लिखा। इसे आधार बनाकर उन्होंने एक अलग यूक्रेनियन पहचान की बात कही। इस अलग पहचान को उन्होंने नाम दिया नेशन स्पिरिट, जिसके मूल में यह विचार था कि ग्रेट रूस यानी कि उत्तर और लिटिल रूस यानी कि दक्षिण मूल रूप से अलग हैं और ये 2 अलग अलग रूसी राष्ट्र हैं। इसी विचार पर उनका एक ऐसे बहुत फेमस हुआ था, 2 रशियन नेशनैलिटीज।
इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो था उसका नाम है ये। 1847 में कोस्टोमारोव को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनके काम का असर ये हुआ कि यूक्रेन का संभ्रांत वर्ग पहली बार अपने इतिहास से रूबरू हुआ। उन्होंने हिस्ट्री को जाना अपनी। यूक्रेन के गांवों में रोमाडा की शुरुआत हुई। रोमाडा यानी छोटे छोटे समूह। चूंकि रूस की तरफ से शिक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था, इसीलिए ये रोमाडा यूक्रेनियन इतिहास को जानने का एक तरह से जरिया बने। इस नए कल्चरल मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा थे साहित्य और जर्नल्स, मैगजीन और जर्नल्स वाला जर्नल्स, जो पहली बार रूसी और यूक्रेनियन भाषा में छपने शुरू हुए। इसी दौरान पहली बार बोर्डन खमेल्नित्स्की की बायोग्राफी भी छपी, जिनके बारे में हमने आपको तारीख की इस खास सीरीज के पिछले एपिसोड में बताया था। लिंक आपको मिल जाएगा। इस सब का ग्रेटर रूस पर क्या असर हुआ? अब तक रूस के कल्चरल सर्कल्स में यूक्रेन के कल्चर की बात करना फैशन सरी की चीज़ थी, लेकिन जैसे ही यूक्रेनी पहचान की बात शुरू हुई, रशियन पैन स्लाविज्म के साथ उसकी तुलना शुरू हो गई। रूसी दक्षिण पंथियों ने इसे पोलिश साजिश का नाम देकर भरपूर विरोध किया। पोलैंड का एक हिस्सा तब रूस के कब्जे में था। इस इलाके के लोग भी शिकायत करने लगे कि यूक्रेनियन कल्चरल क्रांति के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 1861 में रूस के मोनार्क अलेक्जेंडर द्वितीय ने देश के प्रशासन में कुछ नए सुधार इंट्रोड्यूस किए। सर्फ कहलाए जाने वाले लोग जो बंधुआ मजदूरी करते थे, अलेक्जेंडर द्वितीय ने उनके उन्मूलन की शुरुआत की। इससे देश के जमींदार नाराज हो गए और इनमें वो लोग भी थे जो यूक्रेन में जमीन का मालिकाना हक रखते थे। उसी दौरान एक और घटना हुई। 1863 में पोलैंड में विद्रोह की शुरुआत हुई और एथनिक अलगाववाद की चिंगारी ग्रेटर रशिया तक पहुंचने लगी। अलेक्जेंडर द्वितीय ने आदेश दिया कि सभी यूक्रेनियन एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और यूक्रेन में संडे स्कूल्स और रोमाडा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 18 जुलाई 1863 को रूस के इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कह लीजिए, काउंट प्योत्र वलूव्य ने एक डिक्री इशू की आदेश। इस डिक्री को नाम मिला वलूव्य सर्कुलर। इसके सर्कुलर में एक बात लिखी हुई थी, वलूव्य के सर्कुलर में, द यूक्रेनियन लैंग्वेज नेवर एग्जिस्टेड, डज नॉट एग्जिस्ट एंड शेल नेवर एग्जिस्ट। अंग्रेजी अनुवाद में आपको सुना दिया। यानी यूक्रेनियन भाषा जैसी कोई भाषा ना कभी थी, ना है, ना कभी होगी। इसके बाद यूक्रेनियन भाषा में लिखा जाने वाला सारा साहित्य बैन कर दिया गया, यहाँ तक कि यूक्रेनियन भाषा में लिखी गई बाइबल को भी बैन कर दिया गया। यूक्रेनियन ब्रदरहुड के लोगों ने एक और तरीका खोज लिया इसके बाद, और साल 1870 में उन्होंने एक नया प्रयोग किया। रशियन ज्योग्राफिक सोसाइटी की दक्षिण पश्चिमी ब्रांच ने यूक्रेनियन पहचान पर जोर देने वाले साहित्य को रूसी भाषा में छापना शुरू किया। ये खबर जब सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची तो रूस के जार ने एक इंपीरियल कमीशन का गठन किया और उन्हें इस नए कार्यक्रम की खोजबीन करने को कहा। इस कमीशन ने वापस आकर रिकमेंड किया कि यूक्रेनियन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसीलिए वलूव्य डिक्री का स्कोप बढ़ाया जाए ताकि इन सब कार्यक्रमों पर फाइनली प्रतिबंध लगे। जिस रोज ये कमीशन वापस लौटा, रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय जर्मनी में थे। उन्होंने कमीशन के लीडर को जर्मनी बुलाया और बाड एम्स नाम के एक शहर में उनसे मुलाकात की। कमीशन की बात सुनकर अलेक्जेंडर द्वितीय ने एक नई लेकिन सीक्रेट डिक्री जारी की। इसका नाम पड़ा एम्स उकाज। इसके तहत लिटिल रशियन यानी यूक्रेनियन डायलेक्ट की सभी किताबों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही यूक्रेनियन भाषा में गाए जाने वाले गीत, नाटक, पब्लिक लेक्चर, इन सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लेक्चरर जो यूक्रेनियन बोलते थे उन्हें हटा दिया गया। भाषा पर बैन लगाकर कोशिश की गई कि यूक्रेनियन पहचान के मुद्दे को दबा दिया जाए ताकि अलगाववाद ना भड़के। ये उनकी थिंकिंग थी। साल 1883 में नए मुनाक बने अलेक्जेंडर तृतीय, उन्होंने एम्स उकास में कुछ परिवर्तन किए और यूक्रेनियन लिरिक्स और डिक्शनरी के छापे जाने पर लगी रोक को हटा दिया, लेकिन एक शर्त ये रख दी कि इनको लिखने के लिए वर्तनी रशियन ही रहेगी। लिखने के इस नए तरीके को यूक्रेनियन लोगों ने नाम दिया यारिस्का। इसके बाद कुछ इलीगल तरीकों से और कुछ घूस देकर यूक्रेनियन भाषा के नाटक आदि के मंचन की कोशिश की गई, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं और यूक्रेनियन कल्चरल डेवलपमेंट पूरी तरह से थम गया। अब इस एम्स उकास के प्रतिबंध 1895 तक जारी रहे। 1905 में रशियन क्रांति के बाद उकास के प्रतिबंध हटाए गए और इसके बाद यूक्रेनियन भाषा में अखबार प्रकाशित हुए। नई एजुकेशनल सोसाइटी बनी जिन्हें प्रोसावीटा कहा गया। प्रोसावीटा यानी एनलाइटनमेंट। कुछ प्रोफेसर्स ने यूक्रेनियन भाषा में पढ़ाना भी शुरू किया। चर्च में यूक्रेनियन भाषा के स्कूल्स की शुरुआत हुई। 1910 में एम्स उकास फिर से लागू हो गया और यूक्रेनियन पहचान के लिए सिर्फ एक राज्य बचा रहा। गैलिसिया नाम का यह साम्राज्य यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर स्थित था। यह इलाका रूसी अधिकारियों की पहुंच से बाहर था, इसीलिए 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ यूक्रेनियन कल्चर खूब फला फूला।
रूस या यूक्रेन में एम्स उकास को कभी निरस्त नहीं किया गया। 1917-18 की रूसी क्रांति के बाद सभी शाही कानून वॉइड हो गए और एम्स उकास का अस्तित्व भी खत्म हो गया। 1923 में बोल्शेविक्स ने अपना राज कायम किया और सोवियत यूक्रेन की स्थापना हुई। बोल्शेविक्स ने रशियन साम्राज्य की नीति से इतर काम करना शुरू किया। इसका कारण ये नहीं कि वो यूक्रेनियन अस्मिता से उत्साहित थे, बल्कि इसलिए कि वो रशियन साम्राज्य के समर्थकों की शक्ति को कम होते देखना चाहते थे। यूक्रेनियन पहचान को बढ़ावा देकर उन्हें पब्लिक में समर्थन मिला और सोवियत सरकार की छवि को बल मिला। इस नई नीति को नाम दिया गया कोरेंजेटियोन। 1930 तक इस नीति के तहत बोल्शेविक्स ने सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों की पहचान को बढ़ावा दिया और खूब ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिनसे यूक्रेनियन कल्चर आगे बढ़े। लेकिन 1930 के बाद इस नीति में बदलाव आया और यूक्रेनियन कल्चर को बुर्जुआ राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। यूक्रेनियन इंटेलेक्चुअल्स को एक बार फिर से निशाना बनाना शुरू किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के यूक्रेनियन धड़े को भी पर्च कर दिया गया। पर्च कर दिया गया मतलब जो आपके विरोधी हैं उनको किनारे कर दिया, लूप लाइन पे डाल दिया, कभी कभी जान भी ले ली। पर्च के कई मतलब होते हैं। साल 1960 तक सोवियत यूनियन में यही नीति अपनाई गई। इस दौरान यूक्रेनियन अस्मिता को सोवियत संघ हितों के विपरीत समझा गया। धीरे धीरे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूसी संस्कृति में ढलता गया और 1990 के बाद जब यूक्रेन आज़ाद हुआ तब जाकर यूक्रेन को अपनी अलग पहचान मिल पाई। यूक्रेन कैसे आज़ाद हुआ, सोवियत संघ क्यों टूट गया, इसके आगे रूस और यूक्रेन का रिश्ता कैसा रहा, जानेंगे आगे की किस्तों में। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।